डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सीरीज जो है सेमेस्टर एग्जाम जो अभी नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट सीबीसीएस सिलेबस, उनके एग्जामिनी को हेल्प करने का एक छोटा सा प्रयास है। उसी सीरीज में या उसी क्रम में जो डीएससी पेपर हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर, उसके पास्ट ईयर्स पेपर को एनालाइज करने की आपको पता है कि मैं उन पेपर्स को जो डीएससी में कवर होते हैं उसको नहीं आपको हेल्प कर पाता हूं बिकॉज दे आर टू मेनी, और ये मेरे कैपेसिटी से बाहर है कि सभी पे मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन थोड़ा हेल्प करने के लिए जो पास्ट ईयर्स पेपर जुटा करके उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो पाए आंसर लिखने में। तो उसी सीरीज में ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो है फॉर सेमेस्टर 5, ह्यूमन राइट्स इन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। सो लेट अस बिगिन। यदि हम सिलेबस देखें, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि सिलेबस को गौर से देखिए, ये आपके सक्सेस की कुंजी होगी, मतलब वन स्ट्रैटेजी, जहां पे कि एग्जामिनेशन के रात भी एक बार देखिए, क्योंकि उसी वर्ड को इज, आर, देयर एंड अदर जो है वर्ब लगा करके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सिलेबस से ही निकलते हैं और कहीं बाहर से आते नहीं हैं। यदि इसका हम सिलेबस देखें तो बहुत छोटा सा है, ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो मतलब ह्यूमन राइट की थ्योरी क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट, मतलब ह्यूमन राइट क्या है, मतलब एक लाइन में कहें तो चूंकि ह्यूमन कहीं भी हो उनका इक्वल वर्थ है, वो ह्यूमैनिटी के इक्वल मेंबर हैं। ह्यूमन रेस अनडिवाइडेड है, कोई अलग नहीं है, ह्यूमन स्पेसीज एक है। तो उनका जो हक है, जो राइट है, वो एक है। और उसको कहीं भी किसी भी राज्य में हो, मतलब किसी स्टेट में हो, किसी कल्चर में हो, कहीं भी हो, उनको वो हक मिनिमम मिलना चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, अपना थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, अपने रिलीजन को मानने की, अपने ढंग से लाइफ को जीने की, शांति से असेंबल होने की, कहीं भी उनको आने जाने की, ये सारी जो आज़ादी है या ये जो सारा हक है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है, एक ह्यूमन के फ्लरिशमेंट के लिए, एक गुड लाइफ के लिए, वो उसको मिलना चाहिए। यही ह्यूमन राइट्स है। लेकिन ये इसके मायने जो है वो बहुत पॉलिटिसाइज हो गया है पिछले कई दशकों में। वो एक तरह से डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, यूएसए खास करके और जो वेस्टर्न यूरोप, उसका एक पॉलिटिकल हथियार बन गया है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर दबाव डालने के लिए। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो फील करते हैं कि ह्यूमन राइट्स कोई एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वहाँ का जो भी हर कंट्री के, हर नेशन का जो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है, उसके दायरे में ही, उससे ही वो कंस्टिट्यूट होती है और डिफाइन होती है। उसका कोई ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए बिना उस कल्चर को जाने हुए हम नहीं जान सकते कि उस पर्टिकुलर कल्चर में राइट्स के क्या मायने हैं और कौन कौन से राइट्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। ऐसे में ऊपर से ये ह्यूमन राइट्स को थोपना और उसको यूनाइटेड नेशन के एम्बिट के तले ले आकर के और फिर उस पर बंदिश लगाना कि इस कंट्री में द ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ह्यूमन राइट को, उस कंट्री के लोगों को हार्म करता है। ये सारी डिबेटेबल इशू हैं जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही एक पक्ष है, ये पक्ष थर्ड वर्ल्ड कंट्री रखते हैं। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है इस यूनिट में। आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट में थ्री जनरेशन ऑफ राइट जो है वो आगे मैंने एक स्लाइड दी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हुई है उस पर भी एक स्लाइड में हम चर्चा करेंगे बिफोर क्वेश्चन आंसर शुरू करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूडीएचआर, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में परहैप्स दिसंबर में इसको अडॉप्ट किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह समझिए कि बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, पूरी दुनिया ने जिसको एक्सेप्ट किया है कि ये प्रिमाइसेस हैं, यहां इतना मिलना चाहिए ह्यूमन राइट सभी को। देन राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है इंडिया को बेस मान करके कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट कहाँ है, और उसको कंपेयर करना है साउथ अफ्रीका से, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, यहाँ पे शायद 1994 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत प्रोग्रेसिव है, उसमें कई ऐसे राइट हैं जो किसी कंट्री ने नहीं दिए हैं। तो इंडिया उससे एक तरह से पीछे है राइट्स देने में, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की कई राइट्स को जो है आगे बढ़ाया है इंटरप्रेट करके, जैसे राइट टू प्राइवेसी दिया, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एयर एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड मेनी मेनी काइंड ऑफ राइट टू लाइफ से आगे बढ़ा के दिया है। लेकिन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इस मायने में काफी आगे है कि उन्होंने बहुत ज्यादा राइट्स अपने सिटीजन को दिए हैं। तो ये सब इसमें पढ़नी है। देन इश्यूज में जो है आपको टॉर्चर पे पढ़ना है। टॉर्चर पे एक मैंने स्लाइड बनाई है, आप उससे काफी आपको फायदा होगा, अभी देखेंगे हम लोग, और कंपेयर करना है इंडिया में और यूएसए में टॉर्चर की क्या हालत है। सर्विलेंस और सेंसरशिप में इंडिया को चाइना से कंपेयर किया गया है। इस पे भी जो है एक मैंने स्लाइड दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। टेररिज्म एंड इनसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, मतलब अभी देखिए टेररिज्म से माइनॉरिटी कैसे इनसिक्योर हो जाता है, ये बड़ा इंट्रिगिंग फैक्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो सिलेबस इन्होंने बनाया है उनके दिमाग में ये है कि अधिकतर जो टेररिस्ट एक्टिविटी अभी पूरी दुनिया में हो रहे हैं वो मुस्लिम उसमें रिलीजन कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि अधिकतर मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम रिलीजन के लोग जो हैं वो टेररिस्ट के रूप में पाए गए हैं। अब इससे क्या हुआ है कि कई कंट्री में, और वो टेररिज्म की एक्टिविटी ऐसे कंट्री में होती है जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो इससे पूरे माइनॉरिटी पे एक जो है एस्पर्सन जो है कास्ट हो जाता है, मतलब उन पर पूरा आ जाता है कि ये माइनॉरिटी ने ऐसा किया। जैसे फॉर एग्जांपल अब टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और सिख ने किया, मान लीजिए वो बैन सिंह सतवंत सिंह ने किया। अब इससे जो है पूरे सिख कम्युनिटी का पूरे इंडिया में वो वायलेंस हो गई और उनको इनसिक्योर कर दिया गया। इसी तरह से यदि कहीं कोई मुंबई बॉम्ब अटैक हुआ या 26/11 हुआ, इस टाइप की घटना हुई, तो पूरे मुस्लिम को इंडिया में जो है उस नजरिए से देखा जा सकता है या जाने लगा, और उससे भी माइनॉरिटी जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शायद इसमें जोड़ने का प्रयास है। यही यूएसए में भी हुआ है, 9/11 के बाद मुस्लिम और खास करके एशियन माइनॉरिटी को वहां बहुत झेलना पड़ा, और लंदन में बम ब्लास्ट के बाद भी ट्यूब में जो हुआ था उससे झेलनी पड़ी। पेरिस में जो है वहां पे इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हुए, उससे भी माइनॉरिटी को काफी इनसिक्योरिटी हुई है। तो इसमें इंडिया और यूएसए में आपको कंपेयर करनी है। थर्ड जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस किसको कहते हैं? वो वायलेंस जो कोई एक इंडिविजुअल किसी मोमेंट में आवेश में आके नहीं करता है, बल्कि वो समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें इनहेरेंट है, उसमें इनबिल्ट है। वो इस तरह से है कि वो सामाजिक एक तरह से कस्टम का पार्ट बन जाता है। वो मतलब स्ट्रक्चरल है, मींस कि समाज की जो स्ट्रक्चर है वही वो वायलेंस को बढ़ावा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिए कास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है, कास्ट सिस्टम, उसमें वायलेंस इनहेरेंट हो सकती है, क्योंकि वहां पे अपर कास्ट हैं, इंटरमीडिएट कास्ट हैं, जैसे यादव, कुर्मी, क्वेरी, एंड फिर दलित एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, कास्ट हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कई बार कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है वो नीचे कास्ट को कर दिया गया है, लेकिन इंटरमीडिएट कास्ट थोड़ी बहुत जमीन रखता है और अपर कास्ट तो बिल्कुल ही दबदबा है। तो इन सब में जो है वायलेंस की पूरी चांस है। यदि दलित जो है वो संगठित हो जाएं, क्योंकि नंबर्स में ज्यादा हैं, और वो इसको आवाज उठाने लगे कि हमें क्यों एक्सक्लूड किया गया है इकोनॉमिक एक्सेस से, खेत से, खेती से, अनदर से, गांव में हमें दूर क्यों रहने दिया गया है, तो वो एक वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट करता है। क्योंकि जो डोमिनेंट कास्ट है, इवन इंटरमीडिएट कास्ट, वो बोलेगी कि अच्छा ठीक है, तुम अब आवाज उठा रहे हो तो मैं देख लूंगा। तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। कैसे जो है दलित के जो दूल्हा, मान लीजिए जो जिसकी शादी हो रही है, वो जब ठाकुरों के गांव से गुजरता है, आपने पिक्चर में देखा होगा और रियल अभी लाइफ में ऐसा होता है, तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, गाजे बाजे नहीं बजाने दिया जाते, और यदि वो करता है तो ठाकुर के गांव में गोली चल जाती है। ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। ये इसको समझने की जरूरत है। उसी तरह से जेंडर जो है वो भी स्ट्रक्चरल वायलेंस से जुड़ा हुआ है। कैसे जो है भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, मतलब जन्म लेने से पहले ही जो है उसको सेक्स टेस्ट करा करके, यदि लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको मार दिया जाता है। अब तो बहुत कम हो गया इंडिया में, लेकिन 70s 80s में कितना ज्यादा था। हरियाणा, राजस्थान और मेनी अदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मेनी मेनी अदर स्टेट में इंडिया में जो है ये जेंडर की वायलेंस हुई है। देन बच्ची यदि पैदा भी हो गई तो उसको किसी न किसी मेथड से जो है वो 1-2 महीने की बच्ची को मार दिया जाता था, मतलब कि बच्ची नहीं रहे। ये भी वायलेंस हुई है गर्ल चाइल्ड पे। अफ्रीका में और कई कंट्री में जेनिटल म्यूटिलेशन हुई है, मतलब कि उनको सेक्स से मतलब बचाने के लिए जो है उनके जेनिटल को म्यूटिलेट कर दिया गया। बहुत ही बारबरिक सॉर्ट ऑफ ये सब कस्टम है, जो कि मतलब वुमेन पे जो है स्ट्रक्चरल वायलेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दहेज हत्या जो है, ऑफ कोर्स दहेज हत्या तो एक
अलग ही इशू बन गया, उसमें कई लोग जो है निर्दोष मेल को भी उसमें परेशान होना पड़ा, लेकिन दहेज हत्या भी एक रियलिटी है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ओनर किलिंग, जो इंडिया में आप पढ़ते होंगे, पाकिस्तान में कितने सारे, बलूचिस्तान से लेकर हर जगह ओनर ओनर किलिंग की आपने पढ़ा है। ट्राइबल जो लैंड है, पेशावर अदर, वहां पे काफी ओनर किलिंग का है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब में भी ओनर किलिंग हुई है। ओनर किलिंग के बड़े बड़े मतलब कि एग्जाम्पल हैं इंडिया में, जिसमें आप कुछ बहुत चर्चित हैं, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ओनर किलिंग जो है वो भी जो है स्ट्रक्चरल वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक एग्जाम्पल है। तो ये सब जो है आपको इसमें पढ़नी है। जेंडर एंड वायलेंस, कास्ट एंड वायलेंस, रेस के चलते वायलेंस। अभी आपने देखा कि कैसे ब्लैक लाइफ मैटर जो एजिटेशन हुआ यूएसए में, क्यों हुआ था? एक पुलिस ने जो है एक ब्लैक को जो है वो अपने घुटनों से दबा के मार दिया। तो वो सब जो है वायलेंस है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो सब। आदिवासी और एबोरिजिनल की जो लैंड हड़पी जाती है, वो थर्ड इसमें पार्ट है। इंडिया में कैसे नर्मदा, चाहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एचईसी की या हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गए, या माइनिंग की इंडस्ट्री लगाए गए, झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ में, वहां पे हर जगह बड़े बड़े जब इंडस्ट्री आते, एयरपोर्ट आता है, वहां ट्राइबल को हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अधिकतर जो माइनिंग या जो स्टील और मेटल के जो प्लांट लगाए गए, वो उन जगहों पे लगाए गए जहां ट्राइबल जमाने से हजारों साल से रहते थे। तो उनको अपरूट किया गया, और एक तरह से उनका पूरा पूरा कल्चर जो है वो खत्म हो गया। तो ये जो इशू है, उसको इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करना है। ये चूंकि कंपेरेटिव स्टडी है, इंडिया को एंकर मान करके इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कंपैरिजन आदिवासी के लैंड छीनने को लेके है। इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन जेंडर के वायलेंस पे है। कास्ट और रेस की जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, इंडिया को साउथ अफ्रीका से कंपेयर किया गया, जहां अपार्थाइड था, आपको पता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। टेररिज्म और इनसिक्योरिटी और माइनॉरिटी का जो इश्यूज में इंडिया को यूएसए से कंपेयर किया गया है, और सेंसरशिप में इंडिया को चाइना से, और टॉर्चर में इंडिया को यूएसए से, लाइक दैट। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें कि राइट्स कितने मिले, तो इंडिया को साउथ अफ्रीका से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे मेरी सलाह है कि यदि कल भी आपका एग्जामिनेशन है, तो आप इन 3 वीडियो को जल्दी जल्दी अभी देख लीजिएगा। 3 जनरेशन ऑफ राइट, मैंने सबका लिंक जो चैनल पे है वो दे दिया है। राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेंसरशिप, आपको काफी हेल्प इसको एग्जामिनेशन लिखने में होगा। अब यदि हम लोग आए कि 3 जनरेशन, बहुत जल्दी जल्दी में, जिससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन, 3 जनरेशन ऑफ राइट आपको पता है। फर्स्ट जनरेशन जो सिविल पॉलिटिकल राइट है, जो कि लिबर्टी का जो नॉर्मेटिव वैल्यू है उससे निकलता है। सेकंड जनरेशन जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट है, जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म से ज्यादा अफेक्टेड है, और वो जो है इक्वलिटी का जो नॉर्म है उससे, या नॉर्मेटिव वैल्यू उससे जुड़ा हुआ है। और थर्ड जनरेशन राइट जो है पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट मॉडर्निज्म है, जहां कल्चरल, ग्रुप एंड एनवायरमेंटल राइट्स की बात आ जाती है। ईच वन ऑफ दीज राइट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये मैंने जो कहा है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देखें, तो हमारे प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि, मतलब यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एश्योरिंग डिग्निटी टू ईच इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। ये सारे राइट्स हमें जो हैं दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, वो यहीं से इमिनेट करते हैं प्रेम्बल से। पार्ट 3 में उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया गया है। आपको पता है 6 राइट्स हमें मिले हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है आर्टिकल 32 और 226 के तहत। इसके अलावा जो है डीपीएसपी पे भी, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी काफी राइट्स हैं। इसको आप पॉजिटिव राइट्स कह सकते हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। राइट, आर्टिकल 42 है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये भी राइट्स हैं। लिविंग वेज फॉर वर्कर एंड प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। कुछ राइट्स को इसमें से फंडामेंटल राइट की तरफ भी लाया गया है, राइट, लाइक जैसे राइट टू एजुकेशन या राइट टू प्राइवेसी। राइट टू वर्क को तो नहीं लाया जा पाया है। अब यदि हम देखें, तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं ह्यूमन राइट्स पे, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो आपको पढ़नी है उस पे, जैसे यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, 1948 में अडॉप्ट हुई। 1966 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट अडॉप्ट हुई। 1966 में ही इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट अडॉप्ट हुई यूनाइटेड नेशन में। 1979 में कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को अडॉप्ट किया गया। 1984 में कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट अडॉप्ट किया गया। अब बाकी पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में लिखने में।
सेंसरशिप पे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये है कि सेंसरशिप प्लाटो के ज़माने से चली आ रही है। आपको पता है प्लाटो ने सेंसरशिप रिकमेंड किया था कि किस टाइप के म्यूजिक बच्चों को सुनना चाहिए, किस टाइप की आर्ट और क्राफ्ट देखना चाहिए, किस टाइप का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और उस समय से ये आती है कि क्या सेंसरशिप एक नेसेसरी इविल है। क्या मतलब एक कम्युनिटी लाइफ के लिए कुछ तरह के साहित्य या कुछ तरह के आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक या कुछ तरह के सिनेमा, क्या उससे जनता को बचाना बहुत जरूरी है? ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है। यदि आप निगेटिव लिबर्टी के तौर पे जाइए तो स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सेंसरशिप में, लेकिन यदि पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जाइए तो जहाँ पे कि हायर और लोअर सेल्फ में डिवाइड करने की बात होती है, और वहाँ स्टेट एक गार्जियन की तरफ बिहेव करता है जो आपको आपके आपसे भी बचाने की कोशिश करता है, तो आपको उन चीजों से वो बचाता है जिससे कि आपको हार्म हो। जैसे कि बच्चों को माता पिता बचाते हैं उन चीजों से जो कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि उससे उनका हार्म हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो बहुत सारे जो मैंने पहले लिए हैं आजादी के पहले, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड ऑल, ये सब तो हुआ था, सेडिशन लॉ, हेट स्पीच लॉ, लेकिन इवन आजादी के बाद यदि आप देखेंगे तो इंडिया में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट और इतने सारे स्टैट्यूट हैं जो सेंसरशिप करते हैं कि कई बार आपको लगेगा कि इंडिया में सेंसरशिप कुछ ज्यादा ही है। खास करके आईपीसी 124 जो सेडिशन की लॉ है, इसमें तो बहुत लोगों को परेशानी हुई है, आपको पता है, अभी आपने पढ़ा भी होगा। इवन आर्टिकल 192 जो है बहुत रिप्रेसिव है, बहुत तरह से वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है हमारे फंडामेंटल राइट पे। और आर्टिकल 359 कहता है कि इमरजेंसी के दौरान आपको सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और सब खत्म हो जाएंगे। एंड बहुत सारे आईपीसी की धाराएं जो है, खास करके जो एक आईटी एक्ट में 66A था, वो ड्रैकोनियन बन गया था। जैसे कि आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं और आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्यों? क्योंकि आप जो है इनमिटी फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ग्रॉसली ऑफेंसिव एंड मीनेसिंग मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब वो क्या ग्रॉसली ऑफेंसिव और मिनेसिंग है, ये स्टेट डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। इवन यदि आपने लिख दिया कि मुस्लिम क्यों ज्यादा टेररिस्ट होते हैं, ऐसा मान लीजिए एक लाइन आपने लिख दिया, बस आपको पकड़ के ले गई कि आपने मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई कराने की कोशिश की। तो ये इतना ड्रैकोनियन हो गया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये कि उसके बाद भी स्टेट की पुलिस जो है इस पे पकड़ के लोगों को ले जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, हमने इस एक्ट को ही हटा दिया, उसके बाद भी स्टेट कैसे उसको यूज कर सकती है। जो सेक्शन 69 जो है वो भी एक पावर देता है, सर्विलेंस का पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स। इसके अलावा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है वो भी राइट देता है सरकार को किसी के भी टेलीफोन या किसी के भी मैसेजेस को सुन सकने का, रिकॉर्ड कर सकने का, यदि वो टेररिज्म या अदर रिलेटेड हो। लेकिन उसका यूज सेंसरशिप के लिए भी होता है। अभी आपने पेगासस का आपने कितना हंगामा सुना होगा यदि आप फॉलो करते हैं न्यूज को, जहां की ये कहा गया, सरकार पे आरोप लगाए गए कई लोगों के द्वारा, कई एजेंसियों और विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर का, जर्नलिस्ट का और जनरल पीपल, ब्यूरोक्रेट एंड अदर्स का जो है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन सोसाइटी में, उनका वो फोन को उन्होंने जो जासूसी किया उसमें सारी जो बातें हैं उसको रिकॉर्ड किए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सेंसरशिप के दायरे में आते हैं। आपको पता है कि फिल्म जैसे किस्सा कुर्सी का हो या आंधी हो, ऐसे कई फिल्म को सेंसर कर दिया जाता है, मतलब उसको नहीं दिखाया जाता है, दिखाया भी जाता है तो बहुत काट छांट के दिखाया जाता है। बहुत सारे बुक जो हैं हमारे यहाँ, जैसे सलमान रुश्दी की बहुत सारी बुक जो हैं उसको, जैसे सैटानिक वर्सेज एंड अदर, उसको सेंसर किया गया है। काफी कई सारे बुक्स को किया गया है, कई आर्ट एंड क्राफ्ट को सेंसर किया गया है, कई कार्टूनिस्ट को भी सेंसरशिप के दायरे में लाया गया है। तो सेंसर जो है वो इंडियन सोसाइटी है, उससे एक परेशानी है। इसलिए आपको इंडिया और चाइना भी बहुत ज्यादा सर्विलेंस सेंसर करता है। इवन कई लोग कहते हैं कि अभी जो मॉडर्न स्टेट है वो एक सर्विलेंस स्टेट बन गया है। मतलब उल्टा होना चाहिए, जो सिटीजन है उनको गवर्नमेंट पूरी ट्रांसपेरेंट वे में दिखनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में होनी चाहिए, सिटीजन बिल्कुल देखे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन के लाइफ में ताक झांक नहीं करें। लेकिन उल्टा हो रहा है, इवन डेमोक्रेसीज में भी गवर्नमेंट ओपेक हो गई है। मतलब सिटीजन को गवर्नमेंट नहीं दिखता है कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरा छिपा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट एकदम टॉर्च लेकर के जो है सिटीजन के लाइफ में झांकती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ये जो उल्टी हो गई है वो एक इशू बनती है सेंसरशिप से रिलेटेड।
कि क्यों ऐसा हुआ है कि अभी जो स्टेट है, इवन डेमोक्रेटिक स्टेट, वो सेंसरशिप सर्विलेंस स्टेट के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इन इंडिया सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ सेंसरशिप ऑफ प्रेस, बैनिंग ऑफ बुक्स, म्यूजिक एंड फिल्म। हाउएवर जुडिशियरी हमेशा रक्षा करने के लिए पब्लिक की आती है और कई जगह उन्होंने बचाया भी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अब यदि टॉर्चर पे हम डिस्कस करें तो ये जो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के आर्टिकल 5 और जो आईसीसीपीआर के आर्टिकल 7 में ये लिखा गया है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो टॉर्चर है क्या? देखिए, टॉर्चर का जो डेफिनेशन है इसी डॉक्यूमेंट में है, टॉर्चर मीन्स एनी एक्ट बाय विच सीवियर पेन और सफरिंग, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purpose as obtaining from him or a third person information or a confession। जब पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, मारती है, आप अभी पता नहीं आपने जय भीम पिक्चर देखा है कि नहीं, उसमें आप देखिए मतलब या उसके पहले भी आक्रोश और मेनी अदर पिक्चर जो 1970s की थी वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, वो टॉर्चर है। आंख में मिर्ची लगा देना, इवन भागलपुर में आपको पता है आंख फोड़ने की भी कांड हुई थी पुलिस स्टेशन में। गंगा जल पिक्चर आपने देखा होगा, वो सब टॉर्चर है कन्फेशन कराने के लिए। इसके अलावा पनिशिंग हिम फॉर एन एक्ट ही और थर्ड पर्सन हैज कमिटेड, कोई एक्ट कमिट किया उसके लिए पुलिस को टॉर्चर कर रही है। इवन मतलब सोसाइटी में जो दबंग कास्ट होते हैं वो लोअर कास्ट को भी जो है टॉर्चर करते हुए पाए जाते हैं, कई ये भी देखा गया है। और इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड और इंटिमिडेटिंग और कोर्सिंग हिम और ए थर्ड पर्सन फॉर एनी रीजन बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। तो टॉर्चर जो है, जब आप इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं किसी को, जैसे मैंने आपको बताया आंख में मिर्ची लगा देना, आंख में रॉड घुसा देना, मतलब इस टाइप की जो चीजें जो हैं, जो कि आप विभत्स, आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब वो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, तो वो उसको टॉर्चर कहते हैं। और इसको, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में, ये वायलेशन अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इसके लिए कई चीज जो हैं किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। टॉर्चर इज ए क्राइम अगेंस्ट अंडर इंटरनेशनल लॉ, हर कंट्री इसको मानती है। इसके अलावा ये सारे जो है कोवेनेंट ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर बनी है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमेटी है, उसमें भी टॉर्चर से रिलेटेड है। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं और इसका कंपेरेटिव एनालिसिस भी आपने पढ़ा होगा। अब आइए हम लोग जल्दी जल्दी जो है इतना डिस्कशन के बाद चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर देखते हैं। 3 साल के पेपर में ले पाया हूं। पहला है ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यदि आप फर्स्ट पेपर में देखें तो 2 क्वेश्चन है इसमें। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, व्हाई इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ह्यूमन राइट क्या है, मैंने आपको बता दिया है। यूडीएचआर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया, हर कंट्री उसको मानती है और कहीं ना कहीं हर कंट्री उससे बंधी हुई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड देता है और उसी से जो है हम डिराइव करते हैं अपने काफी सारे राइट्स, चाहे हम किसी भी देश में रह रहे हो। सेकंड क्वेश्चन देखें तो डिस्कस बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां जो बिल ऑफ राइट्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत सारे ऐसे राइट्स वहां दिए गए हैं जो कि इंडिया में वो राइट नहीं है। तो वो एक सीखने वाली बात है। तो इंडिया और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है आप कंपेयर कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। यदि हम सेकंड पास्ट ईयर पेपर देखें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। डिफाइन ह्यूमन राइट्स, अगेन बहुत आसान है। क्रिटिकली एनालाइज द 3 जनरेशन ह्यूमन राइट, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस ह्यूमन राइट्स विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ है ये मैंने आपको बताया, आप उसको और इलोबरेट कर लीजिए। कंपेयर इट विद बिल ऑफ राइट्स इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं और कहाँ ज्यादा है। ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, ये कंपेरिजन आपको पूछा जा रहा है। यदि हम PYQ थर्ड देखें, तीसरा पेपर देखें, इसमें 3 क्वेश्चन है। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नोशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो जब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देगा तो फिर अगेन यही क्वेश्चन आ जाता है 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि ये इवोल्यूशन हुई है। पहले जो है वो 19th सेंचुरी में समझिए कि फर्स्ट जनरेशन आई, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि लिबरलिज्म का दौर था पोस्ट या इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में आपको इकोनॉमिक, सोशियो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आए, जो कि सोशलिस्ट जो था वो
डायमेंशन या इक्वलिटी उससे आया, और फिर 21st सेंचुरी जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट जमाना है जिसमें कि आपको कल्चरल, ग्रुप एंड एनवायरमेंटल राइट्स की बात आती है, थर्ड जनरेशन राइट, तो वो भी वही आप लिख सकते हैं इसमें। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR जो 1966 में अडॉप्ट हुई, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट ये भी ICSER ये भी जो है 1966 में दोनों अडॉप्ट हुई। ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, और ये कंप्लीमेंट्री हैं UDHR के भी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय एनालाइजिंग द मेजर प्रोविजंस ऑफ दीज टू कोवेनेंट। तो आपको क्या करना चाहिए कि UDHR, ICCPR और ICCR इन तीनों के जो आर्टिकल हैं, जस्ट उसको एग्जामिनेशन रात में भी एक बार जरूर ब्राउज कर लेना चाहिए, तो आपको ये सब क्वेश्चन लिख सकते हैं। गिव ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये तो बार बार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको गेस कर सकते हैं। सेकंड देखें, जो टॉर्चर का इशू है, इसमें 3 इशू हैं ह्यूमन राइट्स के। एक टॉर्चर है, सर्विलेंस, सेंसरशिप है, और टेररिज्म और इनसिक्योरिटी और माइनॉरिटी है। अब यदि पहला साल का क्वेश्चन देखें तो उसमें 2 आते हैं। इस पेपर को देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्चर, तो मैंने आपको बताया अभी, आप सीधा उसको लिख सकते हैं। डिस्कस द प्रोविजंस दैट प्रिवेंट इट, मैंने आपको बहुत सारे प्रोविजन इंटरनेशनल बताए हैं उसको, और आपने जो भी पढ़ा उन दोनों को मिला के क्वेश्चन लिख सकते हैं। इज सेंसरशिप ए नेसेसरी इविल, ये भी, इस पर भी हमने डिस्कस किया कि क्या मतलब, क्योंकि प्लाटो के समय से सेंसरशिप की बात है और हर सोसाइटी कुछ ना कुछ सेंसरशिप करता है, तो क्या ये नेसेसरी इविल है, मतलब इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा समाज में। डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो इन दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा पेपर देखें तो इस सेंसरशिप ए नेसेसरी इविल, फिर रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है हाउ वॉर ऑन टेरर इंपैक्ट्स ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया एंड USA डिस्कस। अब देखिए वॉर ऑन टेरर क्या है, 9/11 के बाद जॉर्ज बुश जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वॉर ऑफ टेरर डिक्लेयर किया। उसमें सबसे पहला खामियाजा अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा, वहां पे वो लड़ाई हुई और जो तालिबान शासन था वहां खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद वो दूसरे कंट्री में गई, ईरान को परेशानी हुई, इराक पे वॉर हुई, और कई कंट्री जो है सूडान एंड अदर्स उसके चपेटे में आया। तो वॉर ऑन टेरर जो है वो उसमें जैसा मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो है अफेक्ट हुई है, क्योंकि मुस्लिम धर्म से उसको जोड़ा गया, और ऐसे कंट्री में जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, इंडिया में भी और USA में भी, तो उसका जो जो इंडिया में भी जितने टेररिज्म हुए हैं वो अधिकतर मुस्लिम के रिलीजन से उसको जोड़ा गया। ये फैक्ट भी था कि वो जो करने वाले थे परपेट्रेटर, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन जो मुस्लिम रिलीजन से थे। इसके अलावा सिख से भी जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुई। यहाँ ऐसे देखा जाए तो तमिल जो है जो कि राजीव गांधी की हत्या में, वो भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन तमिल जो है उन पर कोई रिप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन सिख पे और मुस्लिम पे हुआ इंडिया में, ये बात फैक्ट है। इसी तरह अमेरिका में भी जो है मुस्लिम पे हुआ, यूरोप में मुस्लिम पे हुआ। तो माइनॉरिटी कहीं ना कहीं जो है वो असुरक्षित हो जाती है टेररिज्म से, यदि उनको जोड़ दिया जाए, क्योंकि यदि उनके धर्म वाले टेररिज्म करते हैं और वो ऐसे कंट्री में करते हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में या सिख माइनॉरिटी में है, तो फिर वो उनको जो है एक निर्दोष लोगों को, हजारों लाखों लोगों को झेलना पड़ता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, और इंडिया USA में कैसा हुआ है इसको आपको कंपेयर करना है। यदि तीसरे पेपर देखें तो व्हाट इज टॉर्चर, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, हाउ डज इट वायलेट द मेजर ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। बिल्कुल ये तो वायलेशन है, कौन कहेगा, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है टॉर्चर जो है। और सबसे अनफॉर्चुनेट है कि अधिकतर टॉर्चर जो है वो स्टेट एजेंसी करती है, पुलिस करती है। ये बहुत दुखद बात है। डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसरशिप इन सोसाइटी, तो अगेन वही है कि क्या सेंसरशिप जो है वो इविल है, नेसेसरी इविल है, क्या उसके बगैर एक सभ्य समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्या हम बिल्कुल छूट नहीं दे सकते लोगों को कि वो क्या देखें क्या पढ़ें, क्या इससे समाज में बहुत हार्म होगा। तो इसके कई सारे जो हैं थ्योरी हैं, हार्म प्रिंसिपल हैं, ऑफेंस प्रिंसिपल है, समाज की एक बेसिक डेकोरम मेंटेन करने का है, समाज का एक जो फैब्रिक है, मोरल फैब्रिक, उसको बनाए रखने की है। बहुत सारे इसमें जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं सेंसरशिप के लिए, लेकिन अधिकतर बार इसका प्रयोग जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी करती है, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे अदर करे, और उसमें पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व हो जाता है। कंपेयर द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप इन चाइना एंड इंडिया, तो अगेन सेंसरशिप का जो डायमेंशन है इंडिया चाइना में उसको कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी। तो यहाँ पे टेररिज्म के नाम पे एक और ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, जैसे जो इंडिया में भी क्वेश्चन उठाया जाता है जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि वहाँ आफ्सा लगा दी गई, मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, मतलब आर्मी को वहां पे
किसी को भी पकड़ के किसी को भी घर से उठा लिया, उसको वहां पे अलग लॉ लगती हैं। तो आर्मी जो है उसके आड़ में कई बार जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन कर बैठते हैं, ये होता ही है। ये स्टेट एजेंसी को यदि आप बहुत ज्यादा पावर देंगे जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वहां इंडिविजुअल कई बार जो है वो लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि पुलिस और आर्मी के साथ होता है। तो उससे भी क्या होता है, इन जनरल पॉपुलेशन पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। जो निर्दोष लोग हैं वो उसमें पिसा जाते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि टेररिज्म के नाम पे जो है एक पर्टिकुलर कॉम को ही जब पूरा बदनाम कर दिया, जो कि माइनॉरिटी है, तो उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, जो 1984 के दंगे में इंडिया में दिखा, या अमेरिका में भी जो है ये कई जगह हुआ है, दूसरे भी कंट्री में, यूरोप में भी हो रहा है, जहां पे कि माइनॉरिटी को परेशानी इसलिए होती है कि उनके कौम के लोगों ने वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी कर दिया, तो उसके बाद उनको इतनी सारी परेशानियां होती हैं। तो इस पे ये क्वेश्चन है। फाइनली यदि देखें तो स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है, जो मैंने आपको बताया कि समाज के सोशल स्ट्रक्चर में ही यदि वायलेंस इनहेरेंट हो, अंतर्निहित हो, कोई ऐसा इंडिविजुअल एक्ट नहीं हो, तो उसको स्ट्रक्चरल वायलेंस बोलते हैं, जो कि कास्ट के चलते हो सकती है। आपने देखा कैसे लोअर कास्ट के अगेंस्ट में अपर कास्ट का जो है वो एक तरह का वायलेंस होता है। उसके रिपरकशन में दलित भी वायलेंस करते हैं, कर सकते हैं, वो भी अभी देखा गया है। तो कास्ट वॉर और वायलेंस होती है। रेस जो है, कैसे यूएसए में आपने देखा है, या अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, कैसे वो वायलेंस को जन्म देता है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि ब्लैक की क्या वहां पे समस्या है, उनके अगेंस्ट में कैसे वायलेंस किया जाता है। रेसियल एब्यूज या जेनोफोबिया जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस तरह जेंडर भी, अब मैंने आपको बताया कि वो भी जो है एक इशू है, जेंडर वायलेंस, ओनर किलिंग हो, चाहे फोइटस इन्फेंटिसाइड हो, मतलब मार दिया जाना बच्चा का होने से पहले ही या होने के बाद, और जेनिटल म्यूटिलेशन हो, इस टाइप की जो जेंडर वायलेंस जो है की जाती है, दहेज हत्या हो, अदर हो। देन आदिवासी या जो जो ट्राइबल्स हैं या एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके लैंड को कैसे हड़प लिया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, मेटल इंडस्ट्री के लिए, हैवी इंडस्ट्री के लिए, या डैम बनाने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक साल क्वेश्चन में 3 है। डिस्कस द जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना है। दोनों में काफी ओनर किलिंग की घटनाएं आती हैं, और जेंडर से के अगेंस्ट वायलेंस जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जुड़ जाता है, जहां की पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं। तो ये सब आपको इसमें देनी है। माइनॉरिटी रिसाइडिंग इन यूएसए हैव एक्सपीरियंस वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। जो वहाँ ब्लैक्स हैं, इवन एशियन हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है, एज वेल एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यस हुआ है। इस पे आपको चर्चा करनी है। डिस्कस लैंड राइट्स ऑफ आदिवासी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि आप उसके कल्चर से उसको अप्रूव करते हैं, पूरे उसके जो जमीन जंगल और उसका जो जीवन है वो पूरा तहस नहस हो जाता है, और उसको आप कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, जिसको वो दारू रूपी के उड़ा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू ह्यूमन राइट्स का है, उससे कैसे निपटा जाए। इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट जो एजिटेशन है वो सब उसको टेकअप करते हैं, लेकिन इसका कोई अभी सॉल्यूशन निकल नहीं पाया है कि ट्राइबल्स के लैंड से जो विस्थापित होते हैं उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। दूसरे साल क्वेश्चन देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बेस्ड वायलेंस। मैंने आपको बताया, एग्जामिन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी साउथ एशियन कंट्री। तो आप पाकिस्तान ले सकते हैं, इंडिया ले सकते हैं। एनालाइज द लैंड राइट्स ऑफ एबोरिजिनल इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल्स हैं, जो वहाँ के ट्राइबल हैं, ओरिजिनल जो बासी थे, उनके लैंड को कैसे हड़प लिया गया, और इंडिया में आदिवासी के लैंड को कैसे हड़पा गया, इन दोनों के कंपेरेटिव स्टडी करनी है। वही यहाँ पे है, कंपेयर द लैंड राइट्स इशू ऑफ आदिवासी इन इंडिया एंड एबोरिजिनल इन ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ही घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि हर साल एक ही तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस बार भी एक ही तरह क्वेश्चन पूछा है। कोई इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए गेस करने में, क्योंकि सिलेबस ही इतना छोटा सा है। और यदि आप आज रात भी यदि 5-6 घंटे पढ़ लेना, तो कल आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट। सॉरी कि मैं डीएससी पेपर पे तो गाइड नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोर पेपर पे मैंने गाइड बनाई है। आप सीपीपी, आईपीटी और सेमेस्टर 3rd, 4th, 1st, 2nd सब के गाइड जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस पे काफ़ी मेहनत की गई है। मुझे आशा है कि आप उस गाइड का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएंगे। नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल का जवाब देता हूँ। वेबसाइट पे भी आप मैसेज दे सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ट्विटर पे जितने मैसेज आते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ। आप वहाँ पे अधिक से अधिक आएँ। आप एक तरह से हम ट्विटर कम्युनिटी बना सकते हैं, जहाँ पे कि मैं अपने थॉट्स को, आप और हम मिल करके अपने थॉट्स को और शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक जुड़े। और टेलीग्राम चैनल में भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक तरह का न्यूज चैनल है। अभी तो वन वे है, मैं उस पर ब्रॉडकास्ट करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होती है, कम्युनिटी टैब यूट्यूब के अलावा। सो ओके, मिलेंगे बहुत जल्द फिर किसी नए वीडियो के साथ में। बाय, गुड विशेस।